तो स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी के 50 क्वेश्चन बनाएंगे और 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे हाँ जो कि क्वेश्चन प्रीलिम्स 2023 में आ सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पब्लिशेस फिगर फॉर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मतलब जो मनी सप्लाई के लिए जो M1, M2, M3, M4 इसको पब्लिश कौन करता है, ये हमसे पूछा है। इसको पब्लिश कौन करता है, आरबीआई पब्लिश करती है। सो द आंसर इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट अबाउट द भीम ऐप, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम के लिए कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। ये क्या बोल रहा है, इट इज़ एन ऐप दैट लेट वन मेक सिंपल इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बिल्कुल सही है, यूपीआई से सिंपल सा ट्रांजेक्शन करने के लिए हमको अनेबल करता है। सेकंड क्या बोलता है, इट वॉज पाइनियर्ड एंड डेवलप बाय सिरिल। नो, इट इज डेवलप बाय एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको डेवलप किसने किया है, एनपीसीआई ने डेवलप किया। किसने, एनपीसीआई ने डेवलप किया। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट पूछा तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं बाकी सबको। इट एनेबल मेकिंग इंस्टेंट बैंक टू बैंक पेमेंट। बिल्कुल सही है भाई, जब यूपीआई हम करते हैं तो क्या होता है, एक बैंक अकाउंट से सपोज एसबीआई का अकाउंट सीधा अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ओके, सो थर्ड इज सही है। फोर्थ, इट वॉज लॉन्च टू ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द नेशन एंड डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। ये भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट नहीं है ये पूछा है। करेक्ट नहीं कौन सा है, सेकंड वाला, बिकॉज इट इज लॉन्च बाय एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड, with reference to Indian economy, consider the following components। इंडियन इकोनॉमी की बात करनी है, कंपोनेंट्स की बात करनी है। कैश रिजर्व रेशियो दिया हुआ है, बैंक रेट दिया हुआ है, रेपो रेट दिया हुआ है। विच ऑफ द अबव इज आर कंपोनेंट ऑफ द क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो हाँ, आरबीआई जो होती है बैंक रेट को और रेपो रेट को कंट्रोल करती है। सो दिस आर पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट कौन सा है, कैश रिजर्व रेशियो। बिल्कुल सही है, जो सॉरी ये दोनों सब पार्ट है। तीनों जो है कैश रिजर्व रेशियो मतलब, कैश रिजर्व रेशियो मतलब जो बैंक्स को अपने पास, ठीक है ना। देखो एक होता है सेल्फ, देखो एक होता है सेल्फ मतलब एस होता है ना, सो एस से याद रखना, SLR सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो सेल्फ खुद के साथ जो पैसा रखना पड़ता है, जो आरबीआई ने बोला है कि हाँ इतना अपने पास रखना, उसको बोलते हैं SLR। कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा जो कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है ना, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई के पास भी कुछ पैसा रखना पड़ता है, उसको हम CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक रेट मतलब जिस दरों पे बैंक को दी जाती है ना, जिस दरों पे बैंक को दी जाती है। बैंक और रेट और रेपो रेट सेम कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेन्योर का। ओके, तो यहाँ पे तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। करेक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टर्म डिफ्लेशन। करेक्ट बताना है डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन का मतलब क्या समझते हो भाई, इन्फ्लेशन मतलब क्या समझते हो, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब सस्ता हो जाएगा भाई प्राइस। सो क्या बोल रहा है ए, इट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर इकोनॉमी एज इट ब्रिंग कंफर्ट टू द कंज्यूमर। याद रखना भाई, ज़्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है, तो हमेशा याद रखना एक्सट्रीम्स आर ऑलवेज बैड। तो सेकंड क्या है, इट इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिल्कुल सही है, डिक्लाइन हो तो क्या बोलेंगे डिफ्लेशन, इंक्रीज हुआ तो क्या बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो सेकंड सही लग रहा है। थर्ड देखते हैं, इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद एन एक्सपांसन इन द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। नहीं, जब एक्सपांसन मनी सप्लाई जब बढ़ जाता है इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन आता है, नॉट डिफ्लेशन। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। फोर्थ, ड्यूरिंग डिफ्लेशन द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी फॉल्स ओवर टाइम। परचेसिंग पावर क्या होता है, फॉल करता है। गलत है यार, परचेसिंग पावर बढ़ता है। आप उसी कम पैसे से आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो, क्योंकि अब सब चीज़ सस्ता हो गया है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। फिफ्थ, द ग्रॉस नेशनल इनकम दैट इज GNI। ग्रॉस नेशनल इनकम दैट इज GNI इज द GDP ऑफ अ कंट्री एडेड टू इट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज आर काउंटेड इन दिस सेगमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं कि देखो भाई, हम लोग बोलते हैं कि जो GNP है, ग्रॉस नेशनल इनकम इक्वल्स टू व्हाट, इट इज GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या आता है, इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में तीन चीज़ें आती है। एक तो प्राइवेट रिमिटेंसेस, ओके, सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल ग्रांट्स। ये तीन चीज़ें आती है कि इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। तो हमसे यही तो पूछा है कि बताओ भाई इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो करेक्ट हमसे पूछा है प्राइवेट रिमिटेंस भी आता है, इंटरेस्ट
ऑन एक्सटर्नल लोन्स भी आते हैं, एक्सटर्नल ग्रांट्स भी आते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तीनों, दैट इज 1 2 3। 6 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबव द नेशनल इनकम। ठीक है, सपोज मान लो कि एक नेशनल इनकम क्या है, ये नेशनल इनकम है, एक नेशनल इनकम है ना, इतना सब गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है। इससे ऊपर जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए था। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है, द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबव नेशनल इनकम इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, द लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब पूछा है हमसे, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, जो कि पैसा नहीं दे रहे हैं, सो जो कर्ज लिया पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ एन इकोनॉमी राइजेस वेरी हाई। सेकेंड क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो एंड सेविंग रेट आर हाई रेंडरिंग मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव। बिल्कुल सही है, यही होगा। देखो ये क्यों होगा, देखते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है। इंटरेस्ट रेट कम है तब भी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम है तब भी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी लोग बैंक से पैसा लेके उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, सेविंग अभी भी कर रहे हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रहा है, यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विड है मनी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, बट फिर भी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है भाई अगर स्पेंड करें तो बाद में कुछ ऐसा चीज़ आ जाए जिससे हमारा पैसा चला ना जाए। ओके, सो ये हो जाएगा आंसर बी, ये आंसर नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू द साइकिल ऑफ स्टैग्नेशन। व्हेन द इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू अ साइकिल ऑफ व्हाट, अ साइकिल ऑफ स्टैग्नेशन, द गवर्नमेंट सफर्स विद द इकोनॉमिक पॉलिसी। A sudden and temporary price rise is seen in some goods. Such inflation is known as। देखो स्टैग्नेशन हो गया, इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई, इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो रहा है और डूब भी नहीं रही है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, ऐसे चाहती नहीं भाई, वो चाहती है ग्रोथ हो। तो ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ऐसी कुछ सडन पॉलिसी बनाएगी। लेकिन उससे क्या होता है, कुछ यार सम गुड्स का क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। जब सम गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन इज द इन्फ्लेशन ऑफ सम गुड्स। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन इज द इन्फ्लेशन ऑफ सम ऑफ द गुड्स। ओके, सो इन्फ्लेशन कैसा, इन्फ्लेशन कुछ गुड्स का, सबका इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, कुछ चीज़ों का ही हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर टूल फॉर मोरल सुएजन इन द इकोनॉमी। मोरल सुएजन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मोरल सुएजन का कॉन्सेप्ट होता है एक तरह का, हमने बोला कि स्पंज समझ लो, एक जो स्पंज होता है जो पानी को पूरा सोख लेता है, उसी प्रकार मोरल सुएजन का कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, पूरा जो लिक्विडिटी है ना मार्केट से, इकोनॉमी से, उसको सोख लेता है। तो यहाँ पे भी यही है, जब इन्फ्लेशन हो जाएगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी। टू मच ऑफ द मनी इज चेसिंग टू फ्यू ऑफ द गुड्स। ठीक है, सो इट इज द रीजन बिहाइंड व्हाट वी कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे मॉरल सुएजन क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉरल सुएजन में यहाँ पे कंसेप्चुअल होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या होता है मॉरल सुएजन के समय, क्या होता है, क्लोज डोर मीटिंग विद बैंक डायरेक्टर्स। बिल्कुल सही है, जब मीटिंग होती है तो गेट बंद करके होती है, मतलब इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। सेकेंड, राशनिंग ऑफ क्रेडिट थ्रू फिक्सिंग अ सीलिंग ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अंडर लोन्स, ये गलत है। थर्ड, इंक्रीज सिवियरिटी ऑफ इंस्पेक्शन। यस, जो इंस्पेक्शन का सिवियरिटी है वो बढ़ा दिया जाता है, कड़ी कर दी जाती है। तो 1 और 3 हो जाएगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट थ्रू फिक्सिंग अ सीलिंग, नहीं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट नहीं होता है। सो बी इज सेकेंड इज इनकट, हमसे करेक्ट पूछा है, कट हो जाएगा, दैट इज 1 और 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट मतलब कम हो जाना, कम हो गया तो उसको फाइनेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एड, बाहर से पैसा ले सकते हैं, प्रिंटिंग ऐसे खुद छाप सकते हैं पैसा, इंटरनल अंदर से पैसा ले सकते हैं। तीनों चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। हमसे करेक्ट पूछा है, कट हो जाएगा 1, 2 और 3। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए बताओ भाई करेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन के लिए बताओ करेक्ट क्या है। तो इन्फ्लेशन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से इन्फ्लेशन होते हैं, दो तरह से कौन कौन से होते हैं यार। इन्फ्लेशन इज ऑफ 2 टाइप, वन इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होगा, नाम समझ आ रहा है, कॉस्ट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए देखो 2 साइड फैक्टर होते हैं, और डिमांड साइड फैक्टर एक होता है सप्लाई साइड फैक्टर।
सपोज मैंने बोला कि एक टमाटर प्याज है, प्याज का दाम बढ़ गया, 100 रुपये किलो क्यों हो गया? क्योंकि प्याज का उत्पादन नहीं हो रहा है, ये कारण हो सकता है। या फिर प्याज लोग ज़्यादा ही खाना चालू कर दिए, ठीक है, तो उसका डिमांड बढ़ गया। देखो, तो प्याज का अगर सप्लाई कम हो गया, ठीक है, सप्लाई कम हो गया तो क्या बोलेंगे, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट इज अ सप्लाई साइड फैक्टर, इट इज अ सप्लाई साइड फैक्टर। बट अगर डिमांड ही बढ़ गया, लोग सारा जितना प्याज आता था उतना ही प्याज आ रहा है, लेकिन लोग क्या है, सदा पहले 100 जन खाते थे, अब 500 जन खा रहे हैं। सो डिमांड इंक्रीज है, दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड साइड फैक्टर। सो दो कारण है इन्फ्लेशन के, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इज अ सप्लाई साइड फैक्टर एंड डिमांड पुल इज व्हाट वी कॉल डिमांड साइड फैक्टर। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, करंट बताना है इन्फ्लेशन के लिए। पहला क्या बोल रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होता है, ये बोल रहा है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होता है, जब प्राइस डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। यार सप्लाई साइड फैक्टर है ना, सप्लाई साइड प्रोडक्शन है ना, तो सप्लाई कम हो जाएगा तब तो क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इसी की बात कर रहा है, द डिमांड ऑफ द गुड्स इज अनचेंज। हाँ, यहाँ पे डिमांड अनचेंज है, डिमांड चेंज कहाँ पे होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में होता है। व्हाइल द सप्लाई हैज डिक्लाइन, यस हमने तो बोला कि प्याज की जो सप्लाई है वही कम हो गई। भाई पानी नहीं गिरा तो प्याज ठीक से नहीं हुआ, फिर पानी ज़्यादा गिर गया, जिस समय नहीं गिरना था उसमें पानी गिर गया तो प्याज सड़ गए। तो ये है सही कारण कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज व्हाट, द डिमांड ऑफ द गुड्स, द डिमांड ऑफ द गुड इज अनचेंज व्हाइल द सप्लाई डिक्लाइंस ड्यू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। ये भी कारण हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, भाई हमने बोला जो बीज हो गई प्याज की वो बढ़ गया, या फिर जो पानी का जो बिजली बिल बढ़ गया, तो बिजली बिल बढ़ गया तो प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए लोग प्याज का हाँ भाई उगाने बंद कर दिए। सो इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ व्हाट, इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सेकंड आंसर सही लग रहा है, सही लग रहा नहीं, सही ही है, सेकंड ही सही होगा यार, हमने को सही पूछा तो सही हो जाएगा सेकंड। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच द फॉलोइंग कंपोनेंट इज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या क्या को इंक्लूड किया जाता है, एनडीआई की बात करनी है, किसकी बात करनी है, एनडीआई, दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करनी है। इसमें किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, गलत, इसमें एनएनपी इंक्लूड किया जाता है, बट इट इज नॉट एट मार्केट प्राइस, इट इज एट करंट प्राइस। मेरे याद रखने का तरीका क्या है, एन, जिसको नहीं छूने के लिए बोला मत छुओ ना, जिसको नहीं छूने के लिए बोला उसको छूने से क्या लगता है, करंट लगता है। तो याद रखना, एनएनपी मेजर्ड एट करंट प्राइस इज इंक्लूडेड अंडर एनडीआई, दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है क्या, यस कंपोनेंट पूछा, तो फर्स्ट को हटा दिया। जब मैंने फर्स्ट को हटा दिया तो आंसर क्या बचा, 3 ओनली। करेक्ट हमसे पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का कंपोनेंट हमको बताना है, किसका कंपोनेंट बताना है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट का कंपोनेंट क्या होता है। तो एनएनपी को मेजर कैसे करते हैं, व्हाट इज नेट, नेट मतलब माइनस हुआ कुछ चीज़, नेशनल प्रोडक्ट मतलब दूसरे देश का भी चीज़ आएगी। सो एनएनपी इज व्हाट, जीडीपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमने इसमें क्या जोड़ दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्या हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसको एनएक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एनपी हो गया है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, जीएनपी हो गया ये। बाकी इसमें हम डिप्रिसिएशन सब माइनस कर दिया जाएगा, डिप्रिसिएशन इसमें ऐड, मतलब डिप्रिसिएशन जो है उसको हमने यहाँ पे, मतलब डिप्रिसिएशन इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एनएनपी मिल जाएगा। So this all three are added in what? This all three are included in the net national product. So हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास डी, दैट इज 1, 2 and 3। 4th नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हमको बात किसी करनी है, LAF की बात करनी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First statement, it is a monetary policy tool that allows bank to borrow money through repurchase agreement. देखते हैं इसको। Second, it is used to aid banks in adjusting the day-to-day mismatch in liquidity. हाँ, day-to-day mismatch हो रहा है, उसको हम लोग एडजस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। The RBI introduced the LAF, that is the liquidity adjustment facility as a result of the Narsimham Committee on Banking Sector Reform. ये भी सही है।
तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो भी सही है, क्योंकि हमारे पास सेकंड थर्ड सही है ना, तो जब सेकंड थर्ड होगा तो हमारे पास ये भी सही हो जाएगा। इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल दैट अलो बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेस एग्रीमेंट। यस, करेक्ट पूछा 1, 2 एंड 3। 15 नंबर का क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हमको पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करनी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ 5 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये गलत है दोस्त, एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं। एमपीसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। तो जब फर्स्ट गलत हो गया तो हमने तो उसको हटा दिया, देखते हैं कौन सा है। सेकंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द एमपीसी। यस, करेक्ट है। 3 पर्सन इन द एमपीसी आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या है। पहला तो नहीं होगा, तो सेकंड थर्ड इन करेक्ट। सो सेकंड एंड थर्ड ओनली, 2 and 3 ओनली। 16 नंबर क्वेश्चन है एन इंक्रीज जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉस्ड बाई। ठीक है ना, जनरल लेवल ऑफ प्राइस बढ़ गया मतलब इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ सकता है? इंक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। यार आउटपुट बढ़ गया तो समझना, आउटपुट बढ़ गया तो कैसे डिक्रीज हो जाएगा ना प्राइस, है ना। इफ सप्लाई इंक्रीजेज देन द डिमांड डिक्रीजेज। तो इसके बोला तो सप्लाई इंक्रीज हो तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, प्राइस तो कम हो गया यार, डिमांड कम तो प्राइस कम, सो इन्फ्लेशन के चांसेस नहीं है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ सकता है, इसी तो बोला इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस। तो हमसे करेक्ट पूछा है 2 ओनली। 17 नंबर का क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेट है एक ऐसी रेट जो कि आरबीआई इस्तेमाल करती है। आरबीआई को सपोज पैसा देना है, किसको पैसा देना है? आरबीआई को। आरबीआई किसको पैसा देगी बे? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक का पैसा नहीं है। इसका जब पैसा नहीं है तो आरबीआई ने बोला भाई मेरे से ले जा, बाद में मेरे को दे देना, लेकिन मेरे को जब पैसा देगा तो मेरे को सिर्फ पैसा मत देना, मेरे को उसका इंटरेस्ट रेट देना। और इसी इंटरेस्ट रेट को हमने क्या बोला? रेपो रेट बोला, क्योंकि रीपर्चेस ऑपरेशन है। मतलब तू बोला कि मतलब आरबीआई बोला कि देख मैं तेरे को दे रहा हूँ लेकिन तेरे को वापस करना पड़ेगा, रीपर्चेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज व्हाट वी कॉल रीपर्चेस ऑपरेशन। क्योंकि यहाँ पर रीपर्चेस होता किस चीज़ का है? सिक्योरिटीज का, बॉन्ड का। ऐसे तो नहीं आरबीआई ने किसी को भाई 1-2 रुपये की बात नहीं है, करोड़ों की बात हो रही है, तो ऐसे किसी को कमर्शियल बैंक को नहीं दे सकती ना। तो है ना, दिवालिया होकर भाग गया तो विजय माल्या बन गया तो कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि कुछ किसी इसको जमा करना पड़ता है, कुछ चीज़ गिरवी रखना पड़ता है, तो इसको रीपर्चेस करेगा, इसीलिए बोला रेपो रेट, रीपर्चेस ऑपरेशन रेट। ठीक है, तो बैंक जो होती है वो ऑफर, आरबीआई जो ऑफर करती है बैंक्स को। अब देखते हैं क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। इट इज़ अ रेट at which the central bank of country lend money to commercial bank in the event of any shortfall of funds। बिल्कुल सही है। कल दिवाली आ गई सपोज और कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, सबको लोन देने में इस्तेमाल कर लिया, तो इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो क्या बोलेगा आरबीआई को? आरबीआई वाले सर मेरे को पैसा दो, मेरे को कल दिवाली है तो लोग पैसा निकालेंगे एटीएम से, तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा उनको। तो क्या करेगा ये? आरबीआई से पैसा ले लेगा। कैसे लेगा? रेपो रेट की दर पे लेगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस द रेपो रेट इन द। अरे भाई समझो बात को, क्या बोल रहा है? इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया, माने लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। सो इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस द रेपो रेट एज दिस एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। गलत है भाई, जब ये इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो लोग बोलेंगे अरे इंटरेस्ट रेट तो कम है भाई, आरबीआई से पैसा ले लेते हैं। सो जब इन्फ्लेशन का समय आता है तो आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट को जब बढ़ा देगी तो बैंक क्या नहीं लेंगे? आरबीआई से लोन नहीं लेंगे। जब बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेंगे तो लोग भी कैसे बैंक से लोन लेंगे? जब लोग बैंक से लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा कैसे आएगा? जब लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो खर्चा कैसे करेंगे? जब खर्चा नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन कैसे होगा? सो ये कारण हो गया अपने पास, हमारे पास क्या हो गया? सेकंड जो होगा गलत हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की बात करें, 3 मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस यहाँ पे दिए है, न्यूट्रल स्टांस, एकोमोडेटिव स्टांस एंड हॉकिश स्टांस। 3 स्टांस हैं। तो न्यूट्रल स्टांस क्या बोल रहा है? अ न्यूट्रल स्टांस मींस इंटरेस्ट रेट में मूव आइदर वे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। बिल्कुल सही है, न्यूट्रल का मतलब यही होता है, आगे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल स्टांस। एन एकोमोडेटिव स्टांस मींस मॉनेटरी पॉलिसी इज विलिंग टू आइदर लोअर रेट्स और कीप देम अनचेंज। बिल्कुल सही है, लोअर करना चाहती है फिर उसको अनचेंज करना चाहती है, इसको बोलते हैं एकोमोडेटिव स्टांस। न्यूट्रल स्टांस, एकोमोडेटिव स्टांस, हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस क्या बोलता है? हॉकिश स्टांस क्या बोलता है? हॉकिश स्टांस मीन्स अ कॉन्ट्रैक्शनरी स्टांस एम्ड एट चेकिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम राइजिंग। बिल्कुल सही है,
ये ऐसा स्टांस है जिसमें क्या करता है, चेक करता है कि इसको इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए इसको, तो ये सही हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा वो 1 2 3। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। करेक्ट पूछा है अबाउट द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। करेक्ट 1, द डिमांड डिपॉजिट आर पेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड फ्रॉम करंट अकाउंट होल्डर्स और करंट अकाउंट होल्डर्स सच एज करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का भी, दो तरह का डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट एक सेविंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो चीज़ें आती है, एक तो होता है हमारे पास करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, और सेविंग डिपॉजिट में हमारे पास होता है एक तो फिक्स अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे यही बोल रहा है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द डिमांड डिपॉजिट आर पेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड फ्रॉम करंट अकाउंट और फ्रॉम अकाउंट होल्डर सच एज करंट अकाउंट होल्डर एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। बिल्कुल सही बोल रहा है यार। सेकेंड, टाइम डिपॉजिट हैज़ अ फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। से तो बोला टाइम डिपॉजिट, क्योंकि भाई मैंने क्योंकि टाइम डिपॉजिट में मैंने बोला 6 साल तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा, मतलब रहेगा, उसको निकालना नहीं है। टाइम डिपॉजिट का मतलब यही है। तो इसमें क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। सही बात है, हमसे करेक्ट पूछा है, वो दोनों करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉल मनी। कॉल मनी के बारे में बताइए भाई बात। कॉल मनी, फोन में बोला भाई, एक बैंक को दूसरा बैंक वाले को बोला, बैंक नंबर ए ने बोला बैंक नंबर बी को, बैंक ए भी नहीं बोलते, चलो HDFC वाले ने बोला, किसको, HDFC वाले ने बोला सपोज चलो पंजाब नेशनल बैंक को बोला कि भाई मेरे पास पैसे की कमी हो गई है, तुरंत मेरे को 1 घंटे के अंदर पैसा दे। तो 1 घंटे के अंदर पैसा दे बोलेगा तो ठीक है, कॉल मनी। फोन लगा के बोला HDFC के डायरेक्टर ने कि PNB को कि मेरे को भी पैसा चाहिए अभी, तुरंत पैसा दे। क्यों बोला कॉल मनी, क्योंकि रात को सपोज उसके पास पैसे की कमी हो गई, SLR सपोज मैंने बोला था ना, सेल्फ के साथ कुछ रखना पड़ता है पैसा। RBI बोलती है कि भाई तेरे पास खुद इतना 1% रखना पड़ता है, ठीक है ना, पूरा टोटल तेरे पास जितना पैसा उसका। तो SLR की कमी हो गई, तो SLR कमी होने से RBI पेनल्टी लगा देती है। तो यहाँ पे इसकी कमी हो गई, तो बोला यार देख, HDFC वाले ने बोला भाई यार पंजाब वाले मेरे को थोड़ा पैसा दे, कल तेरे को वापस चुकता कर दूंगा, ठीक है, तो एक रेट के साथ चुका कर दूंगा, मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ दे दूंगा, उसको बोलते हैं कॉल रेट। तो इसको बोलते हैं, फोन लगा बोला ना, इसलिए कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए है, बिल्कुल सही है, शॉर्ट टर्म के लिए आज रात भर के लिए बोला ना, इसलिए इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड, बिल्कुल सही है। सेकंड, इट इज यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, इंटरबैंक ही तो हो रहा है, बिल्कुल सही है। थर्ड, it is a method by which banks borrow from each other to able to maintain cash reserve ratio, ये भी हो सकता है यार। फोर्थ, a rise in call money rate makes other source of finance such as commercial paper and certificate of deposit expensive, ये गलत है दोस्त, क्योंकि देखो कॉल मनी अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना, कॉल मनी रेट जिस रेट के साथ ये हमने बोला ना, मैं जिस रेट के साथ ये देता है, इसको जिस ब्याज दर पे HDFC को RBI ने PNB ने दिया, उसको वो रेट अगर बढ़ रहा है, तो क्या ये लोग HDFC वाला प्रीफर करेगा क्या PNB के पास जाना? नहीं करेगा। अगर ये रेट बढ़ रहा है तो PNB क्या करेगा, इसके साथ जाना प्रीफर करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या पूछा, सॉरी क्वेश्चन क्या बोला, राइज इन द कॉल मनी रेट। हाँ, तो अब इंटरेस्ट कॉल मनी रेट बढ़ रहा है, तो जो कमर्शियल पेपर है एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सपेंसिव इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द रेज फंड फ्रॉम दिस रिसोर्सेज। मतलब लोग किसको प्रीफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब लोग प्रीफर किसको कर रहे हैं, कमर्शियल कॉल एंड मनी को प्रीफर कर रहे हैं। जब कॉल एंड मनी को प्रीफर कर रहे हैं, तो क्या लोग कमर्शियल पेपर को प्रीफर करेंगे? क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को प्रीफर करेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को प्रीफर करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब इन दोनों को प्रीफर नहीं कर रहे हैं, इनका डिमांड ही नहीं है, तो इनका कहाँ से प्राइस बढ़ेगा भाई? इनका डिमांड ही नहीं है तो इनका प्राइस कैसे बढ़ेगा? सिंपल सा लॉजिक है, इनका डिमांड नहीं तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? सो सेकंड इज, फोर्थ इज इनकरेक्ट। ये एक्सपेंसिव नहीं हो जाएंगे, ये चीप हो जाएंगे, क्योंकि इनका कोई खरीद ही नहीं रहा यार। सो दे बिकम व्हाट, दे बिकम चीप। सो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ भी हमसे क्या पूछा है, यहाँ भी हमसे पूछा है नॉट करेक्ट बताना है। अबाउट द लीगल टेंडर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लीगल टेंडर मतलब लॉ के द्वारा बैक किया जा रहा है कुछ चीज। करेंसी नोट एंड कॉइन्स कॉल्ड एज फिएट मनी। फिएट मतलब जिसको कैरी कर सकते हो। सेकेंड, चेक्स ड्रॉन ऑन करंट एंड सेविंग अकाउंट एक्ट एज लीगल टेंडर एंड कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनीवन एज अ मोड ऑफ पेमेंट। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, देखते हैं क्या है। थर्ड, दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यूज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। बिल्कुल सही है ना। लीगल टेंडर मतलब एक नोट होता है ना, 100 रुपये का नोट है, उसके पीछे लिखती है RBI कि जो बियरर है इस नोट का, है ना, उसको तेरे को 100 रुपये का चीज़ देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वरना तेरे ऊपर केस हो जाएगा। ये बोलती है लीगल टेंडर, इसको बोलते हैं। लीगल मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लॉ।
फोर्थ क्या है, करेंसी नोट आर लीगल टेंडर एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड देयर वैल्यू। ये तो मैंने बोला अभी, ये जो चेक ड्रॉन ऑन करंट एंड सेविंग अकाउंट एक्ट एज लीगल टेंडर, नहीं भाई एक बाउंस हो गया एक समय के बाद वो काम का नहीं है, सो इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। तो सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ पे, यही हमारा आंसर है। 22nd क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्विफ्ट सिस्टम इन बैंकिंग। स्विफ्ट सिस्टम की बात करनी है। स्विफ्ट इज द सिस्टम ऑफ बात करें तो बातचीत करने का तरीका है, ओके, मैसेजिंग सर्विस है ये, जो कि हमने बोला ना अभी स्विफ्ट में हटा दिया किसको, रसिया को। सो सेकेंड, फर्स्ट क्या है, इट इज ओन्ड बाय द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नो इट इज होल्ड बाय द IMF। सेकेंड, इट इज द वर्ल्ड्स लैंडिंग प्रोवाइडर फॉर सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस, यस इट इज अ सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस, बिल्कुल सी है, करेक्ट हमसे पूछा है, हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू द करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, सॉरी बिल्कुल सही है, CECF मतलब करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है ना। करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को कमेटी किस, ओके, इसको रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, बिमल जलान कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी, बिमल जलान कमेटी बनी थी। 24, एज द फिलिप्स कर्व ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट। फिलिप्स कर्व की बात करनी है। फिलिप्स कर्व क्या बताता है अपने को, फिलिप्स कर्व इज अ कर्व जो कि हमको बताता है कि एक हाइपरबोला होता है, ये अपने पास ग्राफ बताता है किसके बारे में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। लोगों के पास पैसा नहीं है भाई खर्चा करने के लिए, लेकिन अगर लोगों के पास खर्चा करने के लिए ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। कि लोग कैसे हैं, लोगों के पास रोजगार है तब तो खर्चा कर रहे हैं बे, समझो बात को। जब लोगों के पास रोजगार है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है तभी तो उनके पास क्या है, खर्चा करने के लिए पैसा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। सो फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एक हाइपरबोला बनता है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट क्या क्या बोल रहा है। पहला, हाइयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर इज द डिफ्लेशन। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये इन्फ्लेशन की बात करते हैं। सेकेंड, लोअर द इन्फ्लेशन, ठीक है, लोअर द इन्फ्लेशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है, लोअर इज द अनएम्प्लॉयमेंट। यार अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ये गलत है क्या। लोअर इज द इन्फ्लेशन यस, हायर इज द अनएम्प्लॉयमेंट यस, यहाँ पे सही है ये, हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पे। सो जब इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा यार। सो करेक्ट इज दिस ऑप्शन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करनी है, इसमें से करेक्ट कौन सा है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रेस्पेक्ट में बात करनी है। फर्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, बिल्कुल सही है यार। Second, the primary objective of the monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind objective of the growth। याद रखना हमेशा कि आरबीआई का काम ग्रोथ को मेंटेन करना पहला नहीं है, पहला काम उसका है स्टेबिलिटी। पहला स्टेबिलिटी देखता है आरबीआई, उसके बाद दूसरा देखता है ग्रोथ, ठीक है ना। पहले स्टेबिलिटी देखता है ओवर ग्रोथ, दैट इज हमने सिंपल सा बोलता है आरबीआई टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी ओवर ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। 26 नंबर का क्वेश्चन है, टू कंट्रोल राइजिंग इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कैन टेक विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इन्फ्लेशन का मतलब मैंने सिंपल सा बताया था यार, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसा है, खर्चा ज़्यादा करने के लिए पैसा है, तो खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसा, उस पैसा को खींच लो, है ना। तो डिक्रीज द मनी सप्लाई, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं मनी सप्लाई को, गवर्नमेंट बॉन्ड को बेच दो। गवर्नमेंट बॉन्ड को बेच दोगे तो लोग खरीदेंगे, तो जो वापस से उनके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग मैंने बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलती है। द गवर्नमेंट में गो फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन शॉर्ट सप्लाई। सेकेंड देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज प्रोडक्शन टू मैच द लेवल ऑफ डिमांड। थर्ड, द गवर्नमेंट में टेक टैक्स ब्रेक ऑन फ्यूल, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, टैक्स ब्रेक, क्योंकि जो डिमांड है, जो कॉस्ट है वो और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है। फ्यूल जो जब ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा सब चीज़ बढ़ जाएगा।
4 द गवर्नमेंट में टेक रिकोर्स टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही है। टाइट मनी पॉलिसी मतलब क्या है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना है, मनी सप्लाई कम कर देना है। सो 3, 4 तो वही होगा। अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है। 3, 4 तो होगा ही होगा। गवर्नमेंट में गो फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इन शॉर्ट सप्लाई। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जो है जो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है उसको कम करने के लिए दूसरे देश से मंगा सकती है। अब टाइम कम बचा, जल्दी करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज प्रोडक्शन टू मैच द लेवल ऑफ डिमांड। बिल्कुल सी प्रोडक्शन ही बढ़ा सकती है। तो आंसर हो जाएगा 4, दैट इज 1, 2, 3, 4। 27 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। हमसे करेक्टली मैच पूछा है। कोर इन्फ्लेशन की बात करनी है। कोर इन्फ्लेशन मतलब क्या समझ आ रहे हो कि कोई चीज़ इसमें कोर चीज़ की बात करिए। जब कोर चीज़ की बात है तो हर चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, कोर चीज़ में नहीं। हेडलाइन, हेडलाइन मतलब ब्रॉड चीज़। जब ब्रॉड चीज़ की बात करी, हेडलाइन की बात की, तो हेडलाइन में सब चीज़ इंक्लूड किया जाता है, कोर में सब चीज़ इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, सो कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स। यार ऑल आ जाए तो यहाँ पे रखना, ऑल का मतलब होता है हेडलाइन। हेडलाइन में सब चीज़ आ जाता है। एक हेडलाइन पढ़ के आप सब चीज़ें न्यूज़ समझ सकते हो। सो हेडलाइन मतलब ऑल। ठीक है, कोर में क्या होता है? छोटी चीज़ें। ठीक है, छोटी सी चीज़ें। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा? इट रिफर्स टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स। नो, इट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट वी कॉल हेडलाइन इन्फ्लेशन। सेकंड क्या बोल रहे हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन। हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं? डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फूड एंड एनर्जी सेक्टर। यस, यहाँ पे है कोर। सपोज ये कोर इन्फ्लेशन हुआ। इस कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है? इस कोर इन्फ्लेशन में हमने क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड किसको किया? फूड का कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दिया, एनर्जी का कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, सो इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो एक इंटरचेंज कर दिया है डेफिनेशन को, दोनों गलत हो जाएंगे। स्क्यू इन्फ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, देयर इज अ प्राइस राइज ऑफ वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल से लंबे समय के लिए। फॉर लॉन्ग टाइम क्या हुआ? लॉन्ग टाइम क्या हुआ? कुछ स्मॉल गुड्स का प्राइस बढ़ गया, स्मॉल गुड्स का प्राइस बढ़ गया, इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। थर्ड क्या हो जाएगा? हमसे करेक्ट पूछा है, थर्ड सही है, मतलब 3% थर्ड सही है। आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमांड साइड मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। डिमांड साइड मेजर याद रखना, हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? डिमांड साइड मेजर चाहिए कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को। इस क्वेश्चन में लोग गलती क्या करते हैं? वो कंट्रोल देख लेते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकती है आरबीआई। नहीं, डिमांड साइड फैक्टर हमको बताना है, डिमांड साइड मेजर बताना है अपने को। क्या कंट्रोल करने के मेजर नहीं बताना है, डिमांड साइड कंट्रोल करने के मेजर। तो पहला क्या बोल रहा है? कंज्यूमर आर अपील टू कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ आइटम्स विच शो हायर इन्फ्लेशन। बिल्कुल से डिमांड कम हो जाएगा इससे। लोग बोलेगा भाई ज़्यादा खर्चा मत करो यार, ज़्यादा प्याज मत खर्चा करो, तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सेकंड, द गवर्नमेंट में टाइट द फ्लो ऑफ मनी इन दिस सिस्टम। डिमांड साइड है ना, तो टाइट मनी पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते, डिमांड कम हो जाएगा। लोगों के पास पैसा नहीं तो डिमांड कम हो जाएगा। थर्ड, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द आइटम शोइंग इन्फ्लेशन। मैं साफ साफ बोलते हैं यहाँ पे डिमांड साइड फैक्टर, इट इज सप्लाई साइड फैक्टर, इट इज अ सप्लाई साइड मेजर टू कर्ब इन्फ्लेशन। सो ये गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है। मैंने ये नहीं बोला कि थर्ड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तरीका नहीं है। थर्ड इज ऑल्सो मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बट हमसे क्वेश्चन ने पूछा है डिमांड साइड मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। 29 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट पूछा है हमसे। इफ एन इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल मैग्नीट्यूड। डिमांड और सप्लाई इक्वल है भाई, क्या है? डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड। डिमांड भी बढ़ रहा है उसी प्रकार से, दूसरी प्रकार से उसी अमाउंट से सप्लाई भी बढ़ रहा है। द प्राइस रिमेन अनचेंज बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। बिल्कुल सही है। पहले जो 100 डिमांड 100 आदमी जो होते हैं 100 फ़ोन खरीदते थे, अब वो 200 फ़ोन खरीदेंगे, लेकिन वो जो प्राइस रहेगा फ़ोन का वही रहेगा, डिमांड भी बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गया। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, इफ एन इंक्रीज इन द सप्लाई इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। अब सप्लाई ज़्यादा है भाई, यहाँ पे सप्लाई कुछ ज़्यादा ही हो गया, डिमांड से ज़्यादा। सपोज Xiaomi का फ़ोन 100 चाहिए था, सप्लाई 200 कर दिया। ठीक है, सो इफ एन इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड एंड इंक्रीज इन द डिमांड। ठीक है, डिमांड सप्लाई ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। बिल्कुल सही है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो अपने पास 10,000 मिलता है, वो फ़ोन अब 9,000 में बिकने लगेगा, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमको फिर से उसी क्वांटिटी पे जाना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। अभी 100 था फोन, अब वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 150 हो जाएगा आसपास। एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो करेक्ट क्या है? दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट।
30 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इन एन इकोनॉमी। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है, इट इज अ डर्टी फ्लोटिंग। बिल्कुल से डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं भाई? सपोज हमने बोला अगर डॉलर का अमाउंट अभी एक रुपया बराबर $1 बराबर 80 रुपया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट को मेंटेन कैसे करती है आरबीआई भाई? जब हमारे पास डॉलर का जो अमाउंट बहुत बढ़ जाने लगता है तो क्या करती है आरबीआई? डॉलर को बेच देती है। डॉलर को जब बेच देती है तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ जाएगा। सपोज सप्लाई बढ़ गया तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये एक डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आरबीआई जो है इंटरवीन कर रही है। एक तरीके से सब देश की सेंट्रल बैंक ने इसको अप्लाई स्टार्ट कर दिया। सेकेंड, अंडर दिस सिस्टम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन आर इक्वल टू 0। गलत है भाई, जब यहाँ पे आरबीआई ट्रांजेक्शन नहीं करेगी तो कैसे यहाँ पे मैनेज हो पाएगा? सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन होते हैं दे आर नॉट 0, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई इंटरवेन करती है। सो दे आर लॉट्स ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, सेकेंड गलत हो जाएगा। 31st नंबर क्वेश्चन है, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जीडीपी कैसे कैसे मेजर करते हैं भाई? तो प्रोडक्शन मेथड भी है, बिल्कुल सही है, सुना लगेगा तो यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकम मेथड भी है, बिल्कुल सही है। एक्सपेंडिचर मेथड भी है, बिल्कुल सही है। रिवेन्यू अप्रोच सुना हुआ है, कभी नहीं सुना है तो सही नहीं है, तो सुना नहीं तो आंसर नहीं होगा भाई। रिवेन्यू अप्रोच क्या हुआ यार, है ना। एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा करता हूँ भाई? जितना खर्चा करता हूँ, जितना कमाता हूँ उतना तो खर्चा करता हूँ, तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन मतलब जितना भाई प्रोडक्ट बनाता हूँ उतना ही तो खर्च मैं पैसा कमाता हूँ, और जितना कमाता हूँ उतना तो खर्चा करता हूँ। सो दे आर ऑल इंटररिलेटेड। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसको मैं एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे आर ऑल इंटररिलेटेड, बट रिवेन्यू नहीं बोल सकते। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 32nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ ड्रॉबैक ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन। जीडीपी कैलकुलेट करने का एक नुकसान बताओ। एक नहीं भाई, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन कौन से नुकसान है? 15 मिनट बाकी है भाई, तेजी से बनाना पड़ेगा। इट डज नॉट एक्यूरेटली कंसिडर्ड एक्सपेक्ट लाइक वेल बीइंग ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल सही है। एक्सक्लूजन ऑफ वॉलंटरी मार्केट ट्रांजेक्शंस लाइक ओके बॉन्ड का, सब ये सही है। थर्ड, इट फेल टू अकाउंट फॉर प्रोडक्टिव नॉन मार्केट एक्टिविटीज लाइक एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये भी सही है। फोर्थ, इट एक्सक्लूड फैक्टर लाइक एनवायरमेंट एंड हैप्पीनेस, ये भी सही है। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा सब कुछ 1, 2, 3 का 4। 33rd नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे कैट पूछा है क्या? हाँ, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमॉन्ग पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। बस जितना पैसा मेरे पास है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। सेकंड, द इंटर बैंक डिपॉजिट विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड इन अदर कमर्शियल बैंक आर रिगार्डेड एज द पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। भाई ये पार्ट नहीं होते हैं मनी सप्लाई का, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक के पास है, लोगों के पास नहीं तो खर्चा नहीं कर सकते, तो सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 34th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्या? बिल्कुल पूछा है। तो किसके बारे में करेक्ट पूछा है? होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की बात करनी है। इट इज रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बिल्कुल सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, पहला सही हो जाएगा। सेकंड, WPI डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस, रिबेट, टेट्स, डिस्काउंट, ट्रांसपोर्ट एंड अदर चार्जेस, बिल्कुल गलत। ये जो है ना, इट डज नॉट इंक्लूड बोल रही है ना आरबीआई, सॉरी WPI डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस। इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इन्फ्लेशन रनिंग इन द रेंज ऑफ डबल एंड ट्रिपल डिजिट, बिल्कुल सही। गैलोपिंग मतलब 30 भाई 300-400 हो गया ना, इसीलिए 50% हो गया, इसको बोलते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा भाई, लाखों में प्राइस हो गया है ना। चाहे एक कप चाय का प्राइस 1 लाख रुपए, 1 लाख से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो 1-2-3 लाख रुपए ऐसे हो जाता है, क्योंकि मनी का प्राइस कुछ नहीं है। ओके, सेकेंड, हाइपर इन्फ्लेशन a large and accelerating which might have annual rates in million or even trillion, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टेलाइजेशन इज द इंटरवेंशन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ एन अकाउंट टू फर्स्ट चेक द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी,
give a hedge against the black marketing of food items, keep the money supply stable against exogenous shock. Yes, इसको बोलते हैं exogenous shock के against money supply को stable रखना को बोलते हैं sterilization. 37 नंबर क्वेश्चन है, consider the following statement. Moral suasion is a qualitative tool which is used by the central bank to make commercial bank discourage or encourage lending. बिल्कुल सही है. इट इज़ अ क्वालिटेटिव टूल, मतलब आरबीआई इस्तेमाल करती है, क्वांटिटेटिव मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इस्तेमाल करता है. सेकंड, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड कैश रिजर्व रेशियो आर क्वांटिटेटिव मेजर टू कंट्रोल मनी सप्लाई. नो, दे आर नॉट क्वांटिटेटिव, दे आर ओपन मार्केट ऑपरेशन बोल रहे हैं ना. कैश रिजर्व रेशियो ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओके, इसको भी लास्ट में करेंगे यार. 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है अबाउट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग. इट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर मेंटेनिंग प्राइस लेवल एट कांस्टेंट लेवल. बिल्कुल सही है. सेकंड, इट इंडिकेट द प्राइमेसी ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. एज प्राइस स्टेबिलिटी इज अ की ऑब्जेक्टिव. थर्ड, इट ब्रिंग मोर प्रेडिक्टिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसाइडिंग मॉनेटरी पॉलिसी. बिल्कुल सही है. करेक्ट पूछा है, 1 2 3 हो जाएगा करेक्ट. 39, क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. नेशनल इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड फ्रॉम द फर्म्स, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. विच ऑफ द कंपोनेंट गिवन अबव इज यूज टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम. ठीक है, पर्सनल इनकम में नेशनल इनकम भी आता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम बोथ द हाउसहोल्ड एज वेल एज द गवर्नमेंट, दोनों आते हैं. मतलब जो हाउस होल्ड को जो ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द फर्म्स एज वेल एज एंड ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल, तो सब चीज़ आता है किसके अंदर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, जब इनकम जोड़ते हैं उसमें. क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसमें से आरबीआई का फंक्शन क्या है. इट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट. यस. इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी फॉर करेंसी एंड कॉइन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यस. इट इज द बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. यस. इट इज अ कीपर ऑफ द फॉरेन करेंसी एसेट्स. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो सब करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी. 41, which of the following non-banking financial companies and NBFC are exempted from regulatory control of the Reserve Bank of India. Venture capital fund is exempted. Yes. Insurance company are exempted. Yes. Housing finance company are exempted. Yes. निधि company is exempted. Yes. Chit fund company is exempted. Yes. ये सारे जो होते हैं उनको NBFC होते, ये सारे NBFC जिनको रेगुलेट नहीं करता RBI. करेक्ट हमसे पूछा है, सब करेक्ट है दोस्त. 1 2 3 4 5. 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, क्रेडिटर्स और लेंडर लूज एंड डेबिटर्स गेन अंडर इन्फ्लेशन. इसको समझाता लेकिन समझाने का थोड़ा समय नहीं, तब थोड़ा समझाता हूँ छोटे छोटे में. तो देखो, सपोज मैंने किसी आदमी 100 रुपये लोन लिया. ठीक है, अब वो आदमी 100 रुपये मेरे को दे दिया. अब सपोज यहाँ पे पहले वो 50 रुपये में 1 kg प्याज खरीदता था, वो 60 रुपये में 1 kg प्याज खरीद रहा है. तो जो सपोज मेरे को लिया, मैं ए वाला, मैं यहाँ पे आदमी ए हूँ और मैंने 20 से लिया, तो जो 20 वाले उसके लिए नुकसान हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो वही है, तो लेकिन मेरा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया. इन्फ्लेशन से क्या हो रहा है, मेरे को फ़ायदा हो रहा है, जो डेबिटर है उसको फ़ायदा हो रहा है. मैं लोगों से कर्ज ले रहा हूँ तो मेरे को फ़ायदा हो रहा है डेबिटर को, और जो क्रेडिटर है उसको नुकसान हो रहा है. सो फर्स्ट इज करेक्ट. डेबिटर जो होता है उसको गेन होता है और क्रेडिटर को लॉस होता है. Second, the real rate of return is calculated by adding inflation to the nominal interest rate. No, it is calculated by subtracting the inflation from NII. Net nominal interest rate में हम माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन को, तो हमको क्या मिल जाएगा, रियल, दैट इज द नेट रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न. तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट पूछा है ना. 43, consider the following statement. Hyperinflation is a term to describe rapid, excessive and out of control general price rise in an economy. बिल्कुल सही है. Second, stagflation is characterized by high economic growth and relatively low inflation. Now, stagflation को बच्चा जानता है. stagflation में क्या होता है भाई, stagflation में क्या होता है, stagflation में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है. So this is incorrect. करेक्ट पूछा है, 1 ओनली. 44th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी की बात करने, इट इज नोन एज द रिजर्व मनी और बेस मनी. यस. इट इज हाईली लिक्विड कंपोनेंट ऑफ मनी स्टॉक इन द इकोनॉमी. यस. इट ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स द टोटल मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यस. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सब. 45 है,
there are different measures of inflation like the consumer price index and the wholesale price index, but the GDP deflator has certain advantage over them. Which of the following is our advantages? It reflects the price of all domestically produced goods and services in the economy. रुक जाते हैं. सेकेंड, इट एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड गवर्नमेंट सर्विस एंड इम्पोर्ट एंड इंक्लूड द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स. ये उल्टा बोल रहा है. इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड एंड गवर्नमेंट सर्विस, है ना, एंड एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स. सो इट इज इनकरेक्ट. सेकंड इनकरेक्ट है. चेंज इन द कंजम्पशन पैटर्न इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन जीडीपी डिफ्लेटर. ये भी सही है, ये भी सही है. हमसे करेक्ट पूछा है. 1 and 3 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. 46th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? होल्डिंग मनी रिमेन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन बिकॉज मनी गेन वैल्यू विथ एवरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. नो, मनी डिक्रीज इट्स वैल्यू. सो नुकसान है. फर्स्ट गलत है. फर्स्ट गलत मैंने हटा दिया. ड्यू टू इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीज. Okay, as a taxpayer gross income move towards slab of official tax bracket, inflation increase the nominal value of gross tax revenue. Inflation increase the nominal value of gross tax revenue. गलत है भाई, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है. Consider the following statement. Nominal gross domestic product is the GDP measured at constant price. No, it is measured at the market price. Real GDP is the nominal GDP adjusted for inflation. Yes, correct. हमसे पूछा है 2 only. 48, which of the following theory says that the percentage of income allotted for food purchase decrease as an increase rises. ठीक है, तो एंगल लॉ क्या बोलता है? एंगल लॉ ये बोलता है कि जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है ना, तो ये क्या करता है, ये तो खाना पे खर्चा नहीं करते हैं, कंजूस रहते हैं खाने के मामले में. 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीजन फॉर डिफ्लेशन? रिडक्शन इन द मनी सप्लाई और क्रेडिट अवेलेबिलिटी. यस. इंक्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट और इंडिविजुअल. इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो क्या हो गया? डिफ्लेशन हो जाएगा क्या? गलत है. इन्वेस्टमेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा. करेक्ट. हमसे पूछा है 1 only. फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब मॉनेटरी न्यूट्रलिटी? इट रिफर्स टू स्टेबल एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी value due to the closed nature of the economy. It refers to the stagnant monetary policy remained by the central bank or maintained by the central bank of the country to avoid regular fluctuation in the currency. इसी को बोलते हैं क्या है? इसी को बोलते हैं monetary neutrality. The change in the money supply has zero effect on the industrial output in the economy. गलत है. Change in the money supply has no effect on the economic variables of the real interest rate and employment. यहाँ तक हो गया. ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने छोड़े थे यहाँ पे, उसको कर लेते हैं. 34. Which of the following is correct about the wholesale price index? It is released by the Office of Economic Advisor, Department of Promotion of Industry and Internet. बिल्कुल सही है. Wholesale price index include taxes, rebate, trade discount, transport and other charges. Not include बोल रहे हैं ना? गलत है. इट इंक्लूड. आंसर करेक्ट पूछा 1 only. इसको स्टार रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है. ठीक है. 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मॉरल सुएशन इज अ क्वालिटेटिव टूल विच इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू मेक कमर्शियल डिस्क्लोजर, कमर्शियल बैंक डिस्कर्स एंड एनकरेज लेंडिंग. सही है. सेकेंड, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड कैश रिजर्व रेशियो आर क्वांटिटेटिव मेजर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. ये क्वांटिटी मेजर है कि क्वालिटेटिव मेजर है? ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, तो क्वांटिटी मेजर सेल हो रहा है यार. करेक्ट. हमसे पूछा है बोथ 1 and 2.
इनकरेक्ट देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, करेक्ट हमसे पूछा है, ठीक है। सो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड उल्टा हो गया था, वो जो कॉन्सेप्ट था ना वो उसके लिए था, किसके लिए था बताऊंगा। जो एन वाला जो था ना, एन से करंट वाला था ना, वो कॉन्सेप्ट किसी और क्वेश्चन के लिए था, बट वहाँ पे गलत अप्लाई हो गया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, गलत, ये सही है। इसमें हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम क्या ऐड करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऐड करते हैं, बिल्कुल सही है। अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ऐड करते हैं, बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री प्राइस इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद 34th नंबर क्वेश्चन जो गलत हो गया, यहाँ पे WPI डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस, रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रांसपोर्ट एंड अदर। यस, ये सही है कि ये इंक्लूड नहीं करता। WPI जो होता है इट डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस, ये टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलती हो गई यार। व्हाट इज मॉनेटरी न्यूट्रलिटी? इट इज अ चेंज इन द मनी सप्लाई हैव नो इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ रियल इंटरेस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। चेंज इन द मनी सप्लाई, ऐसा चेंज किया मनी सप्लाई पे जिससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है किस पे, रियल इंटरेस्ट रेट पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे, उसको हमने क्या बोला, उसको बोला मॉनेटरी न्यूट्रलिटी।